अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक तो आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो एक बिजली के जाने का अमल था, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पूरे मुल्क में तशवीश पाई जाती है कुछ लोगों में। क्योंकि जब आप ट्विटर पे देखते हैं तो एक तो ऐसी पोस्ट थी कि जो बड़ी तशवीशनाक थी, और वो ये थी कि जितनी देर से लाइट गई हुई है तो उतनी देर में खुदा न खास्ता वो लोग जो पूरे मुल्क में वेंटिलेटर्स पे हैं, तो अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे जो जनरेटर्स हैं या जो भी बैकअप सप्लाई होती है बिजली की, अगर उसका प्रॉब्लम बन जाता है तो इस तरह के जो मरीज़ हैं उनको नुकसान हो सकता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें कि आहिस्ता आहिस्ता ये मसला हल हो जाए, ताकि बहुत सारे वो लोग जिनकी जानों को नुकसान होने का डर होता है तो वो इस चीज़ से बच सकें। दोस्तों, जब मैं ये कोरोना पे कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपका ताल्लुक उन लोगों में से है जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ये बीमारी हकीकतन मौजूद है। क्योंकि जब मैं कमेंट्स में आमतौर पे पढ़ता हूँ तो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आज भी ये सवाल करते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कि वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो बातें हैं सब, ये जो कोरोना के बारे में ये सारी बातें जो होती रहती हैं, ये सारी फर्जी हैं। तो पहली तो बात है कि मेरी ये वीडियोस होती हैं जो कि मैं भी आप लोगों की तरह फ्रस्ट्रेट हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हम कोविड से आगे निकलें, हम कोविड के अलावा बात करें। इसीलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता अब कोशिश करता हूँ कि बाकी बीमारियों पे भी वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जाता हुआ कोविड है, ये आखिरी वो मरहला है जिसके बाद से हम इस चीज़ से निकल रहे हैं और निकल आएंगे। चाहे वो बरतानिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आप कहीं पर भी केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देख रहे हैं, लेकिन ये सब आखिर में है और ये आखिरी फेज़ है। क्योंकि अब हमें पूरा एक साल गुजार चुके हैं इस वायरस में से होते हुए, और हमें समझ आ चुकी है हर चीज़ की, अब हमें आइडिया है। तो और इसीलिए आप ये देखेंगे कि ये लास्ट फेज़ है इस वायरस की, तो उसके बाद से हम इससे निकल आएंगे। कल मैंने जब एक बड़ा मैसेज एक दोस्त का देखा कमेंट्स में, तो पहले तो मेरा दिल किया मैं वहाँ पे बात करूँ, फिर मुझे लगा कि जब तक ये दोस्त 5-6 सिचुएशन से ताल्लुक़ नहीं रखते तो ये कभी भी बिलीव नहीं करेंगे कि ये वायरस हकीकतन है। एक तो ये है कि आप मेरी तरह या मेरी तरह के वो डॉक्टर्स जो बहुत अरसा से आईसीयू में थे, रहे हैं, और इस दौरान भी थे कि जब हमने मई और जून में, जब हम कभी भी ये फ़र्ज़ नहीं करते कि बहुत सारे लोग नमूनिया के साथ दाखिल होंगे, हमारे जो आईसीयूज़ के बेड्स हैं वो भर गए और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको हमें इनकार करना पड़ा। और ये कब हो रहा था? ये मई और जून में, क्योंकि हमारा जो सीज़न होता है जो नमूनिया का, वो होता है नवंबर के बाद, यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, जब 3 महीने पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वहाँ के जो आईसीयूज़ होते हैं वो इन ऐसे मरीज़ों जिनकी उम्र ज़्यादा होती है और जिनको नमूनिया हुआ होता है उससे भरे रहते हैं, चाहे वो वेंटिलेटर्स वाले बेड हों या वेंटिलेटर्स के बगैर। तो हम लोगों ने कभी देखना तो दूर की बात है, शायद सोचा भी नहीं था कि आपको गर्मियों के महीनों में इतने ज़्यादा केसेस मिलेंगे जिनका ताल्लुक होगा सांस की नाली से। और एक तो ये, अगर आपका ताल्लुक नहीं है किसी ऐसे डिपार्टमेंट से, किसी ऐसे फील्ड से कि जहाँ पे आप इन चीज़ों को डायरेक्टली अपनी आंखों से देखें कि लोग ऑक्सीजन के लिए उनके क्या हालात हुए हुए हैं। दूसरा, अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसी फैमिली से नहीं है, जैसे कि अगर मैं एक मिसाल दूं तो सऊदी अरेबिया से हमारी एक बहन है जो सब्सक्राइबर है, तो जब पहली वेव आई है दुनिया में तो उनके फादर ये घर बता के गए थे कि वो टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं और वो इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। लेकिन उस फैमिली को फिर वो नसीब नहीं हुआ कि उनके साथ वो बैठें, उनके साथ बातें करें। आप उनके दुख को अगर पहचानना चाहते हैं तो आप खुदा न खास्ता अपने आप को वहाँ पे रख के सोचें, तो फिर आपको समझ आएगा कि ये सब बातें वैसे बनी हुई हैं या हकीकतन कोविड है। इसके अलावा फिर मैं अगर कोई मिसाल दूं तो एक आजकल एक हमारे जो दोस्त हैं, यानी जो जब भी मैं दोस्तों की बात करता हूं तो ये वही हैं जिनसे मेरा ताल्लुक चैनल के थ्रू हुआ है। तो वो बर्मा में होते हैं, तकरीबन पाकिस्तानी, और तकरीबन 1 महीने से ठीक होने के बावजूद वो पाकिस्तान नहीं आ सकते क्योंकि वो लॉन्ग कोविड का शिकार हैं। और कल ही उनसे मेरी जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि उनके लिए मुमकिन नहीं है इस थकावट की वजह से पाकिस्तान में ट्रैवल करना। तो उनको पता है कि कोविड की क्या हकीकत है। और या फिर मैं आखिर में बताऊंगा कि मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले जो यूट्यूब के अलावा भी मेरे जानने वाले थे, उनके पास पैसा भी था, उनके पास सब कुछ भी था, लेकिन जब फर्स्ट वेव में बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो उन लोगों ने घरों में बहुत ऑक्सीजन का अरेंज किया, बहुत सब कुछ करते रहे, लेकिन आखिरकार वो नहीं कामयाब हो सके अपने प्यारों को की ज़िंदगी बचाने में। तो जब तक आपका ताल्लुक किसी ऐसी स्टेज से नहीं है जहाँ पर ये चीज़ें आप डायरेक्टली देख सकें, या आखिर में आपका ताल्लुक उस ग्रुप से नहीं है जिनमें इतनी सेंस है, और ये मैं किसी भी तरह आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं
हकीकतन बता रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को फील नहीं कर सकते कि हकीकत में ये बीमारी आई थी और ऐसा ही हुआ था, तो उस वक्त तक आपको मुश्किल है समझाना कि कोरोना क्या ये एक फेक न्यूज़ है या एक हकीकत है। और बहुत सारे दोस्त जब ये पूछते हैं, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली एक दो अपडेट्स मैं देना चाहता हूँ, कुछ सवालों के जवाब, ताकि उसके आप लोगों के जो सवाल थे, बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी मैसेंजर RNA या कोई भी जो वैक्सीन है, ज़ाहिर है जो एस्ट्राजेनेका है और चाहे कैनसाइनो है, ये सारी जो वैक्सीन हैं, ये हमारा जो अपना सेल है उसके अंदर कुछ मैसेज जाएगा मैसेंजर RNA की शक्ल में, या अगर आपको एस्ट्राजेनेका या कैनसाइनो लगती है तो वो भी जो वायरस का RNA है उसको DNA में चेंज करके जो एडिनो वायरस है जुकाम करने वाला, उसमें डाला जाएगा और फिर हमारे जिस्म में डाला जाएगा। वहां से वो हमारे सेल्स का जो न्यूक्लियस है उसमें जाके वो RNA में कन्वर्ट होगा, पहले DNA, और फिर वो बाहर निकल के राइबोसोम उसको पढ़ के उसके जरिए स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो भी ये टेक्नोलॉजीज हैं, दोस्त पूछते हैं कि क्या ये हमारे DNA को, ये जीन को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीन्स को अगर कोई भी चीज़ चेंज करेगी तो वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होगी, क्योंकि हमारा एक अगर जीन चेंज हो जाए तो हमारा एक जीन के चेंज होने से हमें कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग सकती है जो हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। तो साइंटिस्ट ऐसा कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए ये जितनी भी वैक्सीन्स हैं कि इनके अंदर एक तो लाइव वायरस नहीं है, इनके अंदर जिंदा वायरस किसी एक भी कोरोना की वैक्सीन में नहीं है। तो कोरोना की वैक्सीन लगने से आपको कोरोना की इन्फेक्शन नहीं होगी। यस, अगर आपके ज़हन में ये सवाल आता है कि DNA चेंज हो जाएगा, तो ऐसा अभी तक है नहीं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैक्सीन बनती है जो हमारे DNA को बाहर से जाके चेंज कर दे तो वो बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन अभी इस वक्त तक ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा होता तो ये ट्रायल्स में बात सामने आ सकती थी हमारे। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि जब वो अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, तो इसका क्या मतलब है कि ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? क्योंकि जब उनका PCR वो करवाते थे और वो पॉजिटिव आता था तो इसको तो बड़ी यानी बुरी खबर समझा जाता है। तो जब भी क्योंकि अक्सर लोग मुझे व्हाट्सएप पे जब भेजते हैं ये टेस्ट, तो उसकी इंटरप्रिटेशन वो चाहते हैं। जब भी आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं और वो पॉजिटिव आ जाए, वो डिटेक्टेड आ जाए, या उसकी कट ऑफ वैल्यू यानी नॉर्मल वैल्यू से ऊपर वैल्यू आ जाए, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर होती है। अगर तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एंटीबॉडी है ये IgM है, इसका मतलब है कि अभी आपको इन्फेक्शन हुए शायद 10 दिन के अंदर ही टाइम हुआ है। लेकिन अगर उसमें आता है कि ये IgG पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि आपको जो इन्फेक्शन हुई है उसको कम से कम 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। तो एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आपके लिए खुशी की खबर है, लेकिन जब आपका PCR पॉजिटिव आता है तो फिर आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि फिर वो कोरोना की इन्फेक्शन है। क्योंकि जो PCR है वो हमारे अंदर जब वायरस जाता है तो उसको डिटेक्ट करता है, उसकी तशखीस करता है। लेकिन जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम जो आर्मी तैयार करता है, जो सोल्जर तैयार करता है उस वायरस के खिलाफ, वो उसको बताता है कि मौजूद हैं कि नहीं। तो एंटीबॉडी पॉजिटिव अच्छी खबर, अगर PCR पॉजिटिव है तो अच्छी खबर नहीं है। तो ये आपने एक बुनियादी असूल ज़हन में रखना है। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि जिनको वैक्सीन अभी लग भी चुकी है, सारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में रहते हैं, तो जिनको वैक्सीन लग चुकी है तो क्या अब उनके लिए वो मास्क पहनना छोड़ देंगे? क्या उनके लिए ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा अब ख्याल ना रखें, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ना करें? और क्या उनकी फैमिली में जो बुजुर्ग हैं उनको अभी भी चांसेस हैं कि इन लोगों से अगर ये बाहर से कहीं से वायरस इनके साथ आता है तो लग सकता है? तो इसका एक बड़ा क्लियर आपको मैं जवाब दे देता हूँ कि वो तमाम लोग जिनको वैक्सीन भी लग चुकी हो, उनका जो नाक का हिस्सा है वहाँ पे वायरस जाके ग्रो कर सकता है। उनको तो बीमारी नहीं देगा, लेकिन उनको भी कैसे नहीं देगा? अगर किसी को वैक्सीन लगी है और इतना टाइम गुजर चुका है कि जो जिस्म है उसने उस वैक्सीन के लगने के जवाब में या नतीजे में एंटीबॉडीज़ बना ली हैं। मिसाल के तौर पे जो मॉडर्ना की वैक्सीन है उसकी एक डोज लगती है, फिर उसके 21 दिन के बाद 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगती है। जब मॉडर्ना की 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगती है तो उसके कम से कम 2 हफ्ते बाद मॉडर्ना का कहना है कि इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। यानी इस दौरान अगर पहली डोज के बाद दूसरी और दूसरी के बाद जो 2 हफ्ते गुजरने तक यानी 14 दिन गुजरने तक सेकंड डोज के बाद, इस दौरान कोई भी शख्स अगर वायरस से इन्फेक्ट होगा तो उसको बीमारी भी होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर इस टाइम के बाद उसको वो वायरस पड़ता है या उसको वो वायरस होता है तो ये तो चांसेस हैं कि उसका PCR में भी पॉजिटिव आ जाए, यानी कुछ लोगों का, सबका नहीं, लेकिन ये चांसेस हैं कि वो वायरस जो है उसके जिस्म में तो नहीं जाएगा, उसके अंदर बीमारी तो नहीं करेगा, लेकिन उसके नाक में ग्रो कर सकता है। और जब वो नाक में ग्रो करेगा तो वो शख्स अगर बातें करते हुए, खांसी करते हुए, छींक मारते हुए उस वायरस को किसी दूसरे को दे सकता है। तो ये कब तक करना पड़ेगा? ये उस वक्त तक करना पड़ेगा जब तक वैक्सीन के नतीजे में या जो
गुजरती है कि इम्यूनिटी हमारी डेवलप हुई है कुछ लोगों की वायरस के खिलाफ, उसके नतीजे में हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती है। जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो फिर ये पूरा मरहला रुक जाएगा। इसके अलावा जो फाइजर है उसकी पहली डोज लगती है, फिर 21 दिन के बाद दूसरी डोज लगती है, और उसके 7 दिन के बाद जो है वो एंटीबॉडीज जिस्म में बन चुकी होती हैं। तो अगर किसी भी शख्स को वैक्सीन लगने से बिल्कुल पहले उसके फौरी बाद वायरस होता है तो उसको बीमारी हो सकती है। जैसे अमेरिका में पिछले दिनों एक मेल नर्स था, तो उसको जब वैक्सीन लगी है तो उसके 1 हफ्ते के बाद उसको PCR पॉजिटिव आ गया। तो ये वैक्सीन ने नहीं उसको दिया था, बल्कि क्योंकि अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी, तो इस दौरान अगर वो वायरस से एक्सपोज हुआ है तो इसलिए वो पॉजिटिव आ सकता है। पाकिस्तान में जो 2 वैक्सीन हैं, जैसे एक साइनोफॉर्म है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में लगना शुरू हो जाएगी, और कैनसाइनो जिसके ट्रायल का पाकिस्तानी हिस्सा बने हैं। तो इन दोनों में भी जैसे जो कैनसाइनो है वो एक सिंगल डोज है और साइनोफॉर्म जो है वो उसकी 2 डोजेज हैं। तो जो साइनोफॉर्म है उसकी दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद वो लोग इम्यून हो जाएंगे कि उनको बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन पॉजिटिव आ सकता है। क्योंकि देखें जो साइनोफॉर्म है उसकी जो एफिकेसी है वो 80 से लेकर 86% तक है। इसका मतलब है कि 20 से लेकर 14% तक वो लोग होंगे जिनको वैक्सीन लगने के बावजूद PCR पॉजिटिव आ जाएगा। तो जहन में सवाल पैदा होता है, तो फिर वैक्सीन लगवाने का फायदा क्या है? दोस्तों, वैक्सीन लगवाने का ये फायदा होता है कि पहली चांसेस ये हैं कि हो सकता है आप उन 86 या 80% लोगों में हों कि जिनको हिफाजत मिले वैक्सीन लगने से। लेकिन अगर वैक्सीन लगने के बावजूद आपको ये वायरस अफेक्ट करता है, मुतासिर करता है, तो ये आपके अंदर जो बीमारी करेगा भी वो इंतहाई हल्की बीमारी करेगा, क्योंकि वैक्सीन आपको कम से कम इतना प्रोटेक्शन जरूर दे देती है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी वैक्सीन लगती हैं उनके नतीजे में अभी तक कोई बहुत सवेर या बहुत खतरनाक उनको बीमारी का हमला नहीं हुआ, अगर वैक्सीन लगने के बावजूद वायरस उनको हो जाता है। तो एक अच्छी बात जो साइनोफॉर्म के बारे में आई है खबर, वो ये है कि जो जॉर्डन है, यानी उर्दन जिसको हम कहते हैं, जो एक ज़ाहिर है अच्छा एक मिडल ईस्ट का एक अमीर मुल्क है, काफ़ी इस्टेब्लिश सोसाइटी है, मोनार्की है वहाँ पे, तो उन्होंने भी साइनोफॉर्म को अप्रूव कर दिया है अपने मुल्क में इस्तेमाल के लिए। इससे पहले वो फाइजर को अप्रूव कर चुके थे। जो कैनसाइनो है दोस्तों, उसकी क्योंकि सिंगल डोज लगेगी और उस सिंगल डोज लगने के 2 से 3 हफ्ते के बाद हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत मुदाफ़त बन जाएगी कि फिर अगर हमें वायरस का जो हमला होता भी है तो हमें बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं करेगा। तो जब तक ये हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं होती तो तमाम लोग जो हैं वो फिज़िकल डिस्टेंसिंग भी करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे, मास्क भी पहनेंगे, हाथ भी धोएंगे। ये तमाम बातें मेरे मुखातिब वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि ये बीमारी है, वो मेरी तरह बिलीव करते हैं, और वो ये भी समझते हैं कि इससे बचना ज़रूरी है। वो ये भी समझते हैं कि बहुत सारे जो आजकल आप ऐलानात सुन रहे होते हैं उनका ताल्लुक किसी न किसी तरह कोविड से होता है, जो आपके महल्ले में, आपके शहर में इतनी अमवात हो रही हैं। तो जब आप कोई फ़र्ज़ करते हैं कि अगर आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते तो ये भी आपका हक है, कोई आपको किसी भी तरह से मजबूर नहीं कर सकता कि आप इस चीज़ पे यकीन करें। तो इस तरह की जो छोटी कुछ अपडेट्स आती हैं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊं, आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि ये साइंस है और जो साइंस होती है वो चेंज होती है, वो इवॉल्व होती है। आज ही मैं 7 साल पहले की एक वीडियो देख रहा था और मैं कोशिश करूंगा कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूं। वो क्या है कि 7 साल पहले जो है मॉडर्ना जो कंपनी है उसके जो एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, तो वो उनकी एक टेड टॉक है जिसमें उन्होंने बताया है आज से 7 साल पहले कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है इसको इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल करके जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनके ख़िलाफ़ हम कुछ ऐसी मेडिसिन या वैक्सीन बनाएं, और ख़ास तौर पे क्योंकि कैंसर की वो बात कर रहे थे कि जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। तो ये साइंस है, ये डेवलप होती है, जैसे जैसे इवॉल्व होती है तो लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।